न्यूज नशा, आदत हर खबर की। जी हाँ, आप खतरे में पड़ सकते हैं उन सवालों को पूछने को लेकर जो कि आपका संवैधानिक अधिकार है। वो अधिकार है जो इस देश के संविधान ने दिया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने जब इस संविधान को बनाया तो अब ये अधिकार आपको मिला था, लेकिन अब इस अधिकार को आप उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस तरह से ये आपके और देश के काम नहीं आ सकता जैसा कि आता था। अब इस संविधान और आपके बीच में थोड़ा सा एक ऐसा फासला आ गया है जो एक बड़ा अंतर पैदा कर रहा है। पीएमओ की नजर संविधान के एक हिस्से पर गिद्ध की दृष्टि की तरह पड़ चुकी है। आप जो भी सवाल पूछेंगे वो उनकी नजर से होकर गुजरेंगे। हालांकि पीएमओ का काम संसद के इन सवालों से नहीं होता है कोई लेना देना। पीएमओ का काम होता है प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने का। वहां के अधिकारियों को प्रधानमंत्री के लिए काम करना होता है। तो फिर प्रधानमंत्री का ये कौन सा काम है जो कि सदन में पूछे जाने वाले सवालों से जुड़ा हुआ है? वो सवाल जो कि देश की जनता पूछ सकती है आपसे, जो कि इस वक्त चुने हुए नेता हैं, सदन में बैठे हैं। हमने जिनको चुनकर भेजा है हमारे लिए, हमारे देश के लिए काम करने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यही नेता अगर सवाल पूछे जाने पर अपनी नज़र उस पर रखेंगे तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? इस पर भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल संविधान के मुताबिक तो ये तमाम अधिकारी जो कि सदन के होते हैं, जो संसद में काम करते हैं, इनका काम होता है कि कैसे एक एक सवाल को चुना जाए और फिर आगे भेजा जाए, जो कि जनहित से जुड़े होते हैं, जनता के हितों का सरोकार से ताल्लुक रखते हैं, जो ये पूछते हैं कि भाई इस वाले मुद्दे पर सरकार ने क्या किया, सरकार इस पर क्या करने जा रही है, सरकार इस पर कब तक फैसला लेगी। इस तरह से तमाम सवाल पूछे जाते हैं। ये वो सवाल होते हैं जो कि जनता के ही पैसों को जब सरकार इस्तेमाल करके काम करती है, उन्हीं सवालों में ये बात आती है कि आपने उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया, आप आगे कैसे इसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसको तकलीफ है कि ऐसे सवाल पूछे जाए? ऐसा तो कोई सवाल नहीं कि जिसका जवाब सरकार ना दे सके। पूरे देश को सरकार चला रही है, उसके बावजूद ये परेशानी सामने क्यों आ रही है? सरकार सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकती है? बल्कि पीएमओ के ये अधिकारी अब वहां बैठकर फिल्टर करते हैं, वो नजर रखते हैं सवालों के ऊपर कि कौन कौन सा सवाल किस किस ने भेजा है, किस किस मंशा से भेजा है। उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसके बाद उसे आगे भेजा जाता है, ताकि फिर आगे ये समझ में आ सके किन सवालों पर देश की कड़ी नज़र है। अगर किसी की नज़र है तो वो नज़र क्यों है? ये तमाम चीज़ें वो समझ रहे हैं, सोच रहे हैं उस देश में जो कि संविधान के आधार पर बना है, जहाँ का लोकतंत्र इतना खूबसूरत है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। दरअसल संसद के ये अधिकारी भी परेशान हैं कि पीएमओ के अधिकारी उनके साथ आकर बैठ जाते हैं और किस तरह से उनके सवालों पर नज़र रखते हैं। अब उनके पास ये भी आज़ादी नहीं कि जिस काम के लिए उन्हें वहाँ पर अपॉइंट किया गया है वो काम खुद कर सके। अब उनका काम भी कोई और कर रहा है, और वो लोग कौन हैं जो पीएमओ में काम कर रहे हैं? वो उनके खास चहेते हैं। प्रधानमंत्री जी को इस बात पर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस बात की आज़ादी लोगों को देनी चाहिए और सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए। अक्सर ये सवाल उठता है उन पर कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो जनता के सवालों का जवाब नहीं देते। तो प्रधानमंत्री जी जो हर बात को बहुत एडवेंचरस तरीके से लेते हैं, हर बात का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, जो खुद को शेर की छवि के तौर पर सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वो सवालों से क्यों डर रहे हैं? उन्हें तो इन सवालों के भी जवाब देने चाहिए। यकीन मानिएगा, अगर आप जनता के सवालों के जवाब देंगे तो पीएम साहब आपके भी दिल को अच्छा लगेगा। लेकिन क्या है जो आपको रोकता है इन सवालों के जवाब देने से? क्यों आप इस पर इतनी नज़र रखे हुए हैं? ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, इस देश में तमाम लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, जो सवाल कर रहे हैं, उनकी चिंता है। अगर कोई गलत मंशा से सवाल पूछ रहा है तो उसे खुद संसद के भी अधिकारी हटा देते हैं। तो फिर पीएमओ के अधिकारी की आखिरकार क्या ज़रूरत है? मैं आपको ये बता दूं कि इस देश में जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है, महुआ मोइत्रा का सवाल पूछने को लेकर के आज के हालात में क्या हाल हुआ, उनकी सांसदी कैसे खतरे में पड़ गई, ये भी आपने देखा है कि कैसे सवाल पूछने को लेकर ये सब कुछ बवाल हुआ। यही है, क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है, ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है।
यहाँ पर बड़ी परेशानी ये है कि उस सवाल को लेकर इतना बवाल हुआ, कोर्ट तक मामला पहुंच गया, चुनाव आ जाएगा, चुनाव का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद महुआ मोइत्रा की सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ पर इन तमाम सवालों पर कौन सवाल उठाएगा कि किस तरह से इन सवालों की छटनी कौन कर रहा है, ये छटनी का हक पीएमओ के अधिकारियों को किसने दिया है। और अगर महुआ मोइत्रा अपने सवाल के लिए किसी और को बैठाती है या उससे पूछती है और फिर आकर के सदन में पूछती है, तो फिर इन सवालों की भी छटनी करने का उतना ही गैरकानूनी तरीका समझा जाना चाहिए। जिस तरह से इन सवालों को भी छटनी करने के पीछे की मंशा पर कई सवाल उठते हैं, ये सवालों का दौर होना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि मेरे ज़बान पर इस पूरे वीडियो में कई बार सवाल शब्द आया, लेकिन ये सवाल सवाल ही रह जाएगा। बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार से और समझते हैं कि क्या वाकई में पीएमओ के अधिकारियों की इस तरह से दखलंदाजी क्या इस देश के भविष्य को खतरे में डाल सकती है। संसद में जो तमाम सवाल लगाए जाते हैं, जनता द्वारा आते हैं, आप इतने सालों से संसद की प्रक्रिया को कवर कर रहे हैं। सरकार आए या जाए, आपने हमेशा देखा है कि किस तरह से इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोग अपनी आवाज उठाते हैं संसद के द्वारा, और फिर वो किस तरह से आगे प्रोसेस होती है उसे समझना जरूरी है। क्या इसमें कभी संसद के बाहर के कर्मचारियों का, अधिकारियों का कोई दखल रहता है इन तमाम सवालों की छटनी पर? पहले तो उसके प्रोसेस को समझ लेते हैं आपसे। देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरा संसद ये सचिवालय इसको डील करता है और सांसदों के सवाल एक हफ्ते पहले से ही किसी भी सत्र से पहले पोर इन होने शुरू हो जाते हैं और वो सचिवालय तय करता है। उसके पूरा प्रश्न तय करने का एक पूरी व्यवस्था है दोनों सदनों की। उसमें अमूमन हर सत्र में लगभग 600 सवाल आते हैं। कुछ सवालों में सरकार ये तय करती है कि इनका सिर्फ लिखित उत्तर देना काफ़ी है और 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें उसको पूरक प्रश्न भी मानते हैं, जिसमें सांसद अपनी बात संसद में पूछ सकता है कि आपने सवाल दिया, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे और ये जानकारी और चाहिए, दूसरी जानकारी चाहिए। तो दूसरा ये कि 600 सवाल जो आते हैं उसमें लगभग उनकी पहली छटनी होती है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा ना पहुंचाने वाले हों, अपने किसी दोस्त कंट्रीज को दुख ठेस ना पहुंचाने वाले हों या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए ना हों, जो जिससे देश प्रभावित हो सकता है, या पिछले 3 महीने में वो किसी भी सदन में दोहराए ना गए हों, पूछ लिए ना गए हों, या ऐसा ना हो कि एक सदन में उसका जवाब हो चुका है, बस दूसरे सदन में पूछा जा रहा है। तो इस तरह की कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर सवालों की छटनी करती जाती है और फिर जो बचे हुए सवाल हैं उनको लॉटरी से चुना जाता है। तो मेरा ये पर्सनल अनुभव इस समय देखने को मिल रहा है कि छटनी जो पहले हो रही है उसमें ज्यादा सवाल छट जा रहे हैं और जो बचे हुए हैं उनकी ही लॉटरी होती है। तो हम लोगों को इसमें एक सांसदों को अलर्ट रहने की ये जरूरत है कि उनके अगर सवालों को हटाया जा रहा है और लॉटरी में नहीं लिया जा रहा है तो हमको ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है कि हम ऐसा क्यों हुआ है। उनको खुद ये सवाल उठाने चाहिए कि मेरे सवाल को लॉटरी की प्रक्रिया में पहुंचने से पहले कैसे हटा दिया गया है। दूसरा ये कि हम जर्नलिस्टों के लिए सिर्फ 2 ऐसी पार्लियामेंट की बातें होती हैं जो सरकार की बातों को बाहर लाने वाली होती हैं या उसको कटघरे में खड़े वाली होती है। सवाल उनमें से एक है और संसदीय समितियों की रिपोर्ट उनमें से दूसरी है। तो ओवर द पीरियड पिछले 10 साल का मेरा अनुभव है कि ये अब घासलेट हो गई हैं दोनों चीज। सवालों में से खबर नहीं होती है, संसदीय समिति की रिपोर्टों में से फटकार गायब हो गई है जो पहले अक्सर हुआ करती थी। इसका कारण क्या है? या तो अफसर ज्यादा प्लायबल हो गए हैं या उन पर शिकंजा ज्यादा कसा हुआ है। हालांकि सवाल पहले भी ऐसे ही पूछे जाते थे लोग, आपने कैश फॉर क्वेरी स्कैम कांग्रेस के जमाने में भी सुना होगा। लेकिन अगर माइक्रो मैनेजमेंट सवालों या संसदीय समिति का हो तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसके अंदर दूसरे चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय ही क्यों ना हो, लेकिन तमाम इस तरह के और दूसरे अधिकारियों का छटनी तक आना और उसमें शामिल होना, ये क्या प्रोसेस में आता है कहीं?
उसमें एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की भूमिका है जो सचिवालय का ही होता है। अगर वो सचिवालय का नहीं है तो इलीगल। ओके। मुझे नहीं पता कि कोई है या नहीं है, लेकिन अगर सचिवालय से बाहर का कोई अधिकारी कहीं है और जिसकी वहां भूमिका नहीं है तो उसका होना वैध नहीं है। तो यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर सिर्फ एक प्रोसेस जो बना गया है, और ये जो पूरा प्रोसेस आपने बताया है, ये हमारे क्योंकि संसद के कार्य उसका पूरा प्रोसेस है वो कैसे चलेगा, कार्य कैसे होगा, ये तो हमारे संविधान में पूरा मेंशन किया गया होगा अरे कि किस संसद तरह तो, से चीज चलती है। विनीता जी, संसद की बात मत करिए। इस समय बहुत जो हो रहा है, तो कभी आपने सुना था 144 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया? अगर मुझे यही आप छोड़ दीजिए बैक हैंड पे क्या हो रहा है, फ्रंट एंड पे देखिए ना। मैं किसी भी पक्ष के साथ नहीं हूँ, लेकिन सवाल तो ये है ना मुकेश जी, अगर एक महुआ अगर कोई सवाल उसके सवाल पर उसकी संसदीय सदस्यता चली जाती है, तो फिर ये भी तो बहुत बड़ा अहम सवाल हो जाता है कि इन सवालों पर कौन नजर रखे हुए है। ऑफ कोर्स मैं तो कह रहा हूँ कि अगर संसदीय सचिवालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की एक अधिकारी की भूमिका होती है, उसकी एक टीम होती है, उससे अलग अगर कोई आदमी है तो वो गैर कानूनी है। लेकिन मैं फ्रंट एंड पर बोल रहा हूँ आपको, जहां 144 सांसदों को ऐसे सस्पेंड कर दिया गया हो, ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑर्डर दिए जा रहे हों और वो लोग बाहर खड़े हो गए हों, उसके बाद बिल पास हुए हों, उससे अंदर आप देखिए कि पूरी संसद में अगर सारे एमपीज को आप बाहर खड़ा कर देंगे तो क्या होगा, और फिर उसके बाद कोई रेमेडी नहीं बचती है। और इस दौरान दो अहम बिल पास हुए, जिसमें एक तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला और दूसरा ये आईपीसी में जो बदलाव किए गए। उसके बाद तो संसद में बहुत कुछ अच्छा प्रस्ताव पारित हुए हैं, जो कुछ जितने भी बिल लिस्टेड थे वो सब पारित हुए। अच्छा, वो सब पारित हुए, लेकिन ये दो अहम आपको नहीं लगता कि ये वाले ज्यादा इस सब मुझे तो में गए हैं? संसद में आने वाला हर बिल अहम लगता है, क्योंकि अगर वो अहम नहीं होता तो संसद का हिस्सा नहीं होता। चाहे वो कोई सा भी बिल आप उठा के देख लीजिए, अगर या तो बिल सरकार की तिजोरी भरने वाला होता है या सरकार या किसी का वोट भरने वाला होता है, और दोनों ही चीजें वोट बहुत अहम है मेरे लिए। हर बिल पर डिस्कशन होना जरूरी, लेकिन मैं ये अक्सर हुआ है कि लोग विपक्ष में वॉकआउट करते हैं, लेकिन ये उनकी स्वीट विल होनी चाहिए। सस्पेंशन इज नॉट द वे आउट, और ये जितनी निंदा की जाए इस बात की कम है। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो संसद में सवाल पूछने का प्रोसेस है, अगर उस पर कोई उसकी छटनी में कोई मिलावट होती है, दूसरे अधिकारियों की नजर होती है उस छटनी में, वो ये शामिल होती है, मुझे तो लगता है कि मुझसे और आपसे और मुझसे ज्यादा सांसदों को जानना चाहिए इस बारे में कि मेरे सवालों का क्या हुआ। मैंने जो सवाल पूछे थे वो किस स्टेज तक पहुंचे, क्यों नहीं पहुंच रहे। और मैंने जब पॉइंट आउट किया है कुछ सांसदों को कि आप पूछिए इस बारे में सवाल, तो उनकी भी शायद जागृत हो रहे हैं कि अगर हमारे सवाल का हो क्या रहा है। ये उनके सवाल नहीं है ना, ये तो मेरे सवाल हैं, जनता के सवाल। हाँ, कुछ लोग उसको बेच बेच के सवाल करने लगते हैं। महुआ ने जिस ढंग से अपना पासवर्ड दूसरों को दिया, दैट वाज नॉट प्रॉपर। हाँ, दैट वाज नॉट राइट। ये भी गलत है, वो भी गलत है। दोनों ही चीजें अपनी जगह गलत है। उसके बदले में उसको निष्कासित कर देना, कि बिल्कुल ऐसा है कि चोरी किए तो हाथ काट दो। कुछ जो जस्टिस होने चाहिए। ठीक है, ये तो दूसरे की चोरी पर हाथ काट दिया, और जो और लोग कर रहे हैं उनको कौन देखेगा? और जो दूसरे हैं उनके हाथ का कुछ नहीं हुआ। लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर लोगों ने गालियां ऐसी बकी हैं पार्लियामेंट में खड़े होके, तो क्या हुआ? इन्होंने पूरी संसद का हिस्सा था वो, पूरी संसद जानती है। और फिर आपने देखा होगा कि जिन 144 सांसदों का सस्पेंशन हुआ, उन पर तो मेरा इस समय चर्चा है, लेकिन जिस सांसद ने उन लड़कों को पास दिलवाए जो छत से कूद गए पार्लियामेंट के अंदर, उस सांसद का क्या हुआ? संसद में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि
जिस पर कई सवाल खड़े होते हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है, बहुत ही बुरी खबर है। चाहे कोई सरकार हो, कोई व्यक्ति बैठा हो सत्ता पर, लेकिन ये खबर अच्छी नहीं है। इस तरह के प्रोसेस, जैसे कि आपने आप खेल जैसे ही संसद की सुरक्षा के जी। सवाल करते हैं तो एक जर्नलिस्ट के पास उसको आप रेस्ट्रिक्शन लगाने लगते हैं। उन पर नहीं है, जो लोग ऊपर गए गैलरी में और नीचे कूद गए। मैंने तो अपने जब मेरी जांच से इतना गुजर रहे थे, मैंने कहा भैया मुझे पकड़ने के बजाय ना ऐसे लड़कों को पकड़ा करिए जो अपने जूते में स्मोक बम ले जाते हैं, वो आप नहीं पकड़ पाते। मैं रोज यहाँ पे सीधे तरह से आता हूँ, सीधे तरह से चला जाता हूँ। रेस्ट्रिक्शन आप मुझ पर लगाने लगते हैं। ये एक एमपी 200-300 लोगों को एंट्री दिलवा रहा है और एक मीडिया घराने से सिर्फ एक व्यक्ति जाएगा अंदर। काफी इस टाइम तरह के दोहरे मापदंड, मीडिया वाले लोग, हर कोई नहीं जा सकते, उनके लिए सारे रूल्स हैं और ये रूल नहीं सारे रूल्स। और अगर कोई अंदर कूद जाए तो फिर रेस्ट्रिक्शन किस पर पड़ेंगी? उन पर नहीं, मुझ पर। अरे एमपीज के बारे में बात करिए ना, जिस एमपी ने उनको कूदवाया अंदर। जी बिल्कुल, ये बहुत चिंता की बात है। इस वक्त संसद में किस तरह से चीजें हो रही हैं, अगर 2024 के बाद भी संसद इसी तरह से चलेगी तो भी बड़ी और चिंता बढ़ती चली जाएगी। मुकेश जी, थर्ड इसमें एक सवाल, आपने चर्चा की थी कि राहुल गांधी, जब चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्लान बनाया है और आखिरी चरण में उन्होंने किस तरह से अरुणाचल प्रदेश को शामिल कर लिया है, इसकी क्या वजह? अगर वो नहीं भी करते तो किस बात का आरोप उन पर लग सकता था और क्यों ये आरोप लगता उनके ऊपर? देखिए, पहले जब राहुल गांधी की दूसरी यात्रा का तय हो रहा था तो मुझे भी पता है कि इन्होंने खुद कहा था कि ये परशुरामपुर अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर पोरबंदर तक जाएगी। किसी भी पार्टी का ये अधिकार है कि वो अपना कहाँ यात्रा शुरू करें, कहाँ बंद करें, लेकिन ये सवाल उठना स्वाभाविक था कि अरुणाचल से क्यों नहीं, अब इम्फाल से क्यों? तो हो सकता है कि कांग्रेस के पास इस बात का आंसर ये हो कि इम्फाल एक हॉट स्पॉट है, वहां पर भारत को जोड़ने की जरूरत है, वहां पे कुकी मैतेई का संघर्ष चल रहा है, इसलिए हम वहां से हट रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सेंस कर लिया होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर चाइना अपना कब्जा जमाता रहा है और पूरे अरुणाचल को वो साउथ तिब्बत नाम देता है। वहां अपने उसने कुछ शहरों के नाम हाल फिलहाल में भी 11 शहरों के नाम चेंज करके चाइनीज में किए और एक तरह से वो अपना दावा करता है, मैं क्या, पूरा देश उसको खारिज करता है। अरुणाचल हमारा है और उस पर चाइना का कोई से नहीं है। लेकिन वहां से यात्रा अगर नहीं शुरू करनी थी तो उसका लॉजिक पहले देना चाहिए था और ये बीजेपी में मरमर शुरू हो गई थी कि ये इशू है। क्यों क्यों राहुल गांधी ने अपने आप को कदम पीछे, मैंने अंदर खाने सुना है कि बीजेपी में तो ये भी चर्चा थी कि 2008 में बीजेपी और कांग्रेस और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक मेमोरेंडम हुआ था जिसमें एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को सम्मान करने का फैसला हुआ था, समझौता हुआ था। तो अगर उस इशू को रैकअप किया जाता तो जरूर राहुल गांधी की यात्रा विवाद के साथ शुरू होती। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने उसको सेंस कर लिया, या हो सकता है कि कांग्रेस का इंटेलिजेंस काम आ गया हो, उसको पता चल गया हो कि इस तरह का इशू उठने वाला है, तो उसने अपने विरोधियों के इरादे को ध्वस्त कर दिया। तो यानी कि अगर वो अब अरुणाचल जा रहे हैं तो उससे बीजेपी को किस तरह से टेंशन मिल सकती है? तो चलो उन्होंने इरादे ध्वस्त कर दिए एक तरफ, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ इनके लिए क्या स्ट्रेस जोन क्रिएट किया, क्योंकि वो इन मुद्दों को लेकर के घेरते रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार को। और मुझे लगता है कि कम से कम राहुल गांधी ने अपने आप को हेज कर लिया है कि उसकी वो जिसका वो जवाब शायद ना दे पाता। राहुल गांधी अगर अरुणाचल को यात्रा में शामिल नहीं करते और भाजपा ये सवाल उठाती कि अरुणाचल से पैर कदम खींच लिए और ये तो चाइना का पिट्ठू है, और उस तो ये भयानक डिजास्टर्स नोट पर यात्रा शुरू होनी थी, उसको कांग्रेस ने बचाया है। सद्बुद्धि आई है मुझे लगता है, क्योंकि अरुणाचल से क्यों नहीं जानी चाहिए वो यात्रा। अगर आपने पहले अनाउंस ना किया होता कि हम अरुणाचल से शुरू करेंगे, तो आपने तो पहले अरुणाचल से शुरू करने को कहा था। ऐसे में कांग्रेस ने वो जो कोर्स करेक्शन किया वो उसकी समझदारी पहले शुरू करने को कहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सबसे पहले वहीं से इस मुद्दे को उठा करके चलना चाहते थे, चीन के मुद्दे को लेकर। हाँ, उस समय चाइना, लगातार आ रही है किस उस समय चाइना का इशू प्रमुख था, लेकिन बाद में फिर मणिपुर हो गया तो कांग्रेस को लगा कि अब मणिपुर से शुरू करते हैं।
और इस बीच में वो चाइना को भूल गए या बैक बर्नर पर ले जाने और लग गए। चाइना तो एक बार फिर से जिंदा हो रहा है इशू। ऑफ कोर्स कांग्रेस को भी सोचना चाहिए था कि हम लोग जब कोर्स करेक्शन करें तो उसको करेक्ट इतना ना भुलाने बैठ जाए कि रास्ते से ही हटा दें। मुझे आपसे मौका मिला बात करने का तो करूंगा। मैं खुद जा रहा हूँ। मैं अच्छा, खुद आप अरुणाचल खुद प्रदेश ट्रैवल करने जा रहे हैं वहां पर? इस यात्रा के साथ मैं देखना चाहता हूँ कि राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं वहां पर, तो आई विल बी पार्ट ऑफ दैट। लेकिन आप, क्योंकि आप अक्सर एक बहुत अच्छा आंकलन तमाम लोगों की गतिविधियों का करते हैं, पॉलिटिशियंस के जो स्टेप हैं स्पेशली इलेक्शन से पहले, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी का ये वाला कदम बिल्कुल ठीक है इस स्थिति में कि न्याय यात्रा, अरुणाचल की? न्याय यात्रा या अरुणाचल? अरुणाचल अरुणाचल का मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कोर्स करेक्शन किया है। अदरवाइज ये ब्लॉट के साथ यात्रा शुरू होती। आपको ये जवाब देना पड़ता है कि चीन को आपने खुश क्यों किया, उसकी जो सेंसिटिविटीज हैं उसका सम्मान क्यों किया। तो वो सवाल उठने से पहले ही अगर बंद कर दिया गया तो ये उनके लिए ठीक है। क्या आपको लगता है पहले भी विपक्ष इतना काफी काम कर चुका है इस पर, चाइना वाले मुद्दे को लेकर? क्योंकि जब भी ये चीजें बज़ क्रिएट होती है, मुद्दे उठते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में वापस वहीं पर ठहर जाते हैं। दरअसल विपक्ष की तो तैयारी है। हमारा जो इन इश्यूज को लोगों के पास पहुंचाने वाला मीडिया है उसकी निगाहें कहीं और हो जाती हैं। अगर उनकी निगाह में हमास इजराइल वॉर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, उनकी निगाह में यूक्रेन रूस की वॉर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, उनको ईरान का विस्फोट ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन 1.5 लाख ट्रूप्स दोनों तरफ इधर का उधर का LAC पर पड़ा रहे, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं है। जब विपक्ष बोलता है तो लोगों को लगता है कि ये तो विपक्षी लोग हैं, इनका काम है कहना। अगर हम उनके साथ उस आवाज को नहीं उठाएंगे, मुझे लगता है कि चाइना हमारे मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल कर ले रहा है, ये बता के कि देखिए वो चाइनीज आ गए या वो आ गए। अगर भारत सरकार चाहे तो अपने मीडिया को चाइना के खिलाफ बहुत अच्छे रूप में इस्तेमाल कर सकती है, उनको लगातार घेर सकती है, जो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये तमाम मुद्दे जो हैं, क्योंकि जब भी बात आती है चाइना की तो उसमें मीडिया का तो पक्ष काफी कुछ क्लियर हो चुका है। लोग सच जानने के बाद भी सच नहीं दिखाते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी दुखद स्थिति हो चुकी है। अगर जो है वो दिखाना चाहिए। अगर विपक्ष गलत सवाल कर रहा है चाइना को लेकर तो वो भी दिखाना चाहिए, लेकिन अगर सवाल सही है तो देश के लिए उस पर भी चिंता गंभीरता से जतानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन वो पक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपकी रिपोर्ट्स के साथ फिर भी चीजें नजर आ जाती हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।